हेलो एवरीवन। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था द एज ऑफ रेवोल्यूशंस और उसमें बहुत सारी घटनाएं हमें पढ़नी है। दो घटनाएं हमने देख लिया था, जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस, साथ ही साथ ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके अलावा और भी छोटे छोटे रेवोल्यूशंस हैं जिसके माध्यम से यूरोप में नेशनलिज्म की भावना स्प्रेड होती है। लेकिन इसी बीच में हमें एक आइडियोलॉजी पढ़नी है, रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांटिसिज्म एंड द नेशनल फीलिंग। किस प्रकार जो रोमांटिक इमेजिनेशन है, रोमानिक कल्पना, इसके माध्यम से नेशनल फीलिंग को जगाया जाता है या देशों को यूनाइट एक देश के रूप में बनाया जाता है, ये हमें देखना है आज के वीडियो में। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि रोमांटिक इमेजिनेशन या रोमांटिसिज्म क्या होता है, रोमानिक कल्पना क्या होता है। ये एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है जो इस बात पर बल देती है कि लोगों को इमोशन, फीलिंग के माध्यम से यूनाइट किया जाए, जोड़ा जाए। इसके अंतर्गत जितने भी लोग लीडिंग भूमिका में होते हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हों, पोएट हों या फिर म्यूजिशियन हों, ये सभी कल्चर, आर्ट्स, लिटरेचर, लैंग्वेज, इन सभी के माध्यम से लोगों को यूनाइट करने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देखोगे कि जब 1815 में नेपोलियन की हार हुई, तो नेपोलियन की हार के बाद जो कंजर्वेटिव देश थे, प्रुसिया, ऑस्ट्रिया, रसिया, जितने भी ये कंजर्वेटिव या मोनार्की के सपोर्ट करने वाले देश थे, उसने जितने भी नेपोलियन के जीते हुए टेरिटरी थे, उन टेरिटरी को आपस में बांट लिया। तो उसी में एक देश था पोलैंड। पोलैंड के भी कई हिस्से हो गए। तो पोलैंड जो पहले एक देश हुआ करता था, वो तो कई हिस्सों में हो गया। लेकिन जब एक लैंग्वेज बोलने वाले, जब कल्चर को प्रोत्साहित किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, तो जो पोलैंड वाले अलग अलग क्षेत्र में बट गए हैं, वो एक फीलिंग के साथ यूनाइट होने का प्रयास करेंगे और वो बाद में एक यूनाइट देश बन जाएंगे। तो इसी प्रकार जब एक लैंग्वेज बोलने वाले या लिटरेचर के माध्यम से लोगों को यूनाइट करने का प्रयास किया जाता है, तो उसे ही कहा जाता है रोमांटिसिज्म। रोमांटिक एक विचारवाद है, एक व्यवहारवाद है, जिसके माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, देखते हैं। कल्चर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। कल्चर आइडिया ऑफ नेशन के क्रिएट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक्स हेल्प टू शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। जो कहानियां हैं, कविताएं हैं और संगीत है, ये राष्ट्रवादी भावनाओं को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। दूसरा पॉइंट है, द emphasis of vernacular language and local folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience। अब ये जो रोमांटिक इमेजिनेशन है, ये लोकल लैंग्वेजेस, लोकल कहानियां को प्रमोट करने का बात करेंगे। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? देसी भाषा। जैसे हमारे आपकी आम बोलचाल भाषा, भोजपुरी, हिंदी या आप जो सी भाषा में सहज होते हैं अपने आम भाषा में, तो उन भाषाओं को प्रमोट किया जाने लगा और ये कहा जाने लगा कि जो स्थानीय भाषाएं और स्थानीय लोक कथाएं हैं, इन पर जोर देना न केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लाना था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रवादी संदेश को बड़े दर्शकों तक पहुंचाना भी था। तीसरा पॉइंट है, रोमांटिक आर्टिस्ट जनरली क्रिटिसाइज ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस ऑन इमोशन, इंस्टीट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, जो लैंग्वेज, कल्चर, फोकलोर, वर्नाकुलर भाषाओं को प्रमोट करते थे, उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। किसके? ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन्स, तर्क और साइंस का क्रिटिसिजन करना शुरू कर दिया, इनकी आलोचनाएं करने लगे। और किस बात पर फोकस करने लगे? इमोशन, इंस्टीट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। जैसे मान लीजिए, जब आप भावनाओं का जब जहां बात आती है, वहां आप तर्क वितर्क करना छोड़ देते हो। मान लीजिए एक माँ है, वो अपने बेटे से वैसा ही प्यार करती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। वहां पर वो तर्क नहीं दे पाती या अपने आप को समझा नहीं पाती कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर है तो इसका ख्याल करना बंद कर दूं। नहीं, वो कैसा भी हो जाए, इमोशंस का जगह रीजन या तर्क वितर्क साइंस नहीं ले सकता। हर बार दरकिनार होगा। आपकी जो आस्था है, कितना भी कोई तर्क वितर्क कर ले, आप जिस भगवान को मानते हो उस भगवान को मानते ही रहोगे, क्योंकि वो फीलिंग्स हैं आपकी। तो जो रोमांटिक जितने भी इमेजिनेशन वाले थे लोग, उन्होंने किस पर फोकस करना शुरू कर दिया? उन्होंने फोकस कर दिया इमोशन पर, इंस्टीट्यूशन पर और रहस्यमय भावनाओं पर ज्यादा बल दिया। साथ ही साथ इन्होंने रीजन, तर्क वितर्क और साइंस के ग्लोरिफिकेशन को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। इसके अलावा चौथा पॉइंट है, द जर्मन फिलोसोफर जॉन
गिलफर्ड हर्डर claimed that true German culture was to be discovered among the common people. Das Vog, जो जर्मन फिलोसोफर था जिसका नाम था जॉन गिलफर्ड हर्डर, इसने एक दावा किया कि जो सच्ची जर्मन संस्कृति है वो आम लोगों के बीच से खोजी जानी चाहिए। वो आम लोगों को उस समय कहा जाता था दास वोग। तो आप देख रहे हो जितने भी रोमांटिक इमेजिनेशन में जितनी भी बातें की जाएंगी, इसमें कल्चर, लोकल लैंग्वेजेस, पेंटिंग्स, इसके अलावा म्यूजिक, इन सारे के माध्यम से लोगों को यूनाइट करने का प्रयास किया जाएगा। अगला पॉइंट है करोल कुनुपंस्की सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू दिस ओपेरा एंड म्यूजिक टर्निंग फोक डांस लाइक पोनोलानाइज एंड मुजरका इन नेशनलिस्ट सिंबल। जो करोल कुनुपंस्की था उसने नेशनल जो स्ट्रगल था उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया किसके माध्यम से? ओपेरा एंड म्यूजिक। ये आर्ट्स का एक फॉर्म है, म्यूजिक का फॉर्म है। साथ ही साथ उसने बहुत सारे जो डांसेस हैं जैसे पोलोनाइज है, मुजुर्का है एंड इसके इसके माध्यम से वो एक नेशनल सिंबल्स बना दिया। करोल कुलपंस्की ने अपने ओपेरा और संस्कृत संगीत के माध्यम से राष्ट्रीय संघर्ष का जश्न मनाया और पोलोनाइज और मुजुर्कों जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रवादी प्रतीकों में बदल दिया। इसके साथ साथ ही साथ आप एक पेंटिंग देखोगे। ये पेंटिंग बनाया गया है फ्रांसीसी चित्रकार देला क्राओ ने। इस चित्र का इसके माध्यम से उन्होंने एक दयनीय स्थिति को प्रदर्शित करने का प्रयास किया जिसमें बताया गया है कि एक द्वीप है, एक आइलैंड है जिसका नाम है कियास द्वीप। वहां पर जब टर्की ओटोमन साम्राज्य ने बहुत सारे यूनानियों को मार डाला था और बहुत सारे यूनानी वहां पर भूखे मर रहे थे, तो उनकी दयनीय स्थिति को एक पेंटिंग के माध्यम से दिखाया गया। अब जैसे ही पेंटिंग जितने भी यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे तो लोग जो यूनानियों के साथ हो रहा है उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे कि ये हमारे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो सभी यूनाइट होने का प्रयास करेंगे और वही यूनाइट का होना एक नेशनल फीलिंग को जगा देता है। तो इस प्रकार से हमने रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग वाले जितने भी थियरी पार्ट था इसे कंप्लीट कर लिए हमने। अब देखेंगे कि इस रोमांटिक इमेजिनेशन या रोमानिक कल्पना से बोर्ड एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले 2025 में ही एक प्रश्न पूछा गया था रोमांटिक इमेजिनेशन से। कह रहा है कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन इन 19th सेंचुरी यूरोप, इवेल्युएट द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रोमांटिसिज्म। कह रहा है कि कल्चर ने एक आइडिया ऑफ नेशन को क्रिएट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था यूरोप में। अब इस जो स्टेटमेंट है इसको आप इवेल्युएट करिए किसके कंटेक्स्ट में? रोमांटिसिज्म के कंटेक्स्ट में। तो आप इसको इवेल्युएट करने का मतलब वही सारी बातें आपको नोट करनी है कि किस प्रकार रोमांटिक इमेजिनेशन में कल्चर, लैंग्वेजेस, साथ ही साथ डांसिंग, इसके अलावा म्यूजिक, लोकल लैंग्वेजेस या लोकल फोकलोर, ये सारी चीजों ने आइडिया ऑफ नेशन को किस प्रकार डेवलप करने में बड़ी भूमिका निभाई। तो वही सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं कि कल्चर especially romanticism played a key role in shaping the national feeling in 19th century in Europe. Romantic artists generally criticized the glorification of religion and science and focus on emotion and institution and mystical feelings. साथ ही साथ the emphasis of vernacular languages of local folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience. The German philosopher John Gottfried Herder claimed that the German culture was to be discovered among the common people. Das Vog, कुरल कुंस्पंसकी वाली बात भी आप ऐड करोगे तो इस प्रकार से इस टॉपिक का आप अच्छा सा उत्तर लिख पाओगे। इसके अलावा 2023 में भी इसी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था, एक्सप्लेन द रोमांटिसिज्म एंड कल्चरल मूवमेंट इन यूरोप। तो वही सारी बातें कि इन्होंने साइंस और रीजन को क्रिटिसाइज किया, साथ ही साथ लोकल फोकलोर, लैंग्वेज, कल्चर, म्यूजिक, डांस, इन सारी चीजों को फोकस में लाया और इनके माध्यम से लोगों को यूनाइट करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से हमने रोमांटिसिज्म वाला देख लिया था। इस पर एक लैंग्वेज पर भी प्रश्न बनता है कि किस प्रकार लैंग्वेज ने नेशनल फीलिंग को जगाने में बड़ी भूमिका निभाई। तो हमने उसको एक अलग हेडिंग में ही बना दिया है कि नेशनल फीलिंग को जगाने में किस प्रकार लैंग्वेज का रोल रहा। तो हम इसे देखेंगे एक अलग हेडिंग में कि किस प्रकार इसकी बड़ी भूमिका रही। द लैंग्वेज टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा पॉइंट है आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन पोलिश वाज फोर्स आउट ऑफ स्कूल एंड रशियन वाज इम्पोज्ड। जब पोलैंड पर रसिया ने
पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिया या कब्जा कर लिया, तो जो स्कूल में पोलिश भाषा पहले पढ़ाई जा रही थी, उन भाषा में पढ़ाई की जा रही थी, उन भाषाओं को अब स्कूल से बाहर कर दिया गया। साथ ही साथ रशियन भाषा को, रूसी भाषा को इम्पोज कर दिया गया। अब इसके खिलाफ पोलैंड के लोग रिवोल्ट करेंगे, लेकिन वो भी दबा दिया जाएगा। इन 1831 आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस व्हिच वाज अल्टीमेटली क्रश्ड। 1831 में क्या हुआ कि जो आर्म्ड रेबेलियन हुआ जो रशियन शासन के खिलाफ, लेकिन वो आर्म्ड रेबेलियन को अंततः क्या कर दिया गया था? कुचल दिया गया था, उसे दबा दिया गया था। फॉलोइंग दिस, many members of clergy in Poland began to use language as weapon of national resistance। अब जब रशियन भाषा को जबरदस्ती यूज करने पर मजबूर कर दिया गया, तो पोलैंड के जितने भी क्लर्जी थे, जो पादरी लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया? अपनी पोलिश भाषा को रेजिस्टेंस का एक माध्यम बना लिया कि हम पोलिश भाषा का ही उपयोग करेंगे। उन्होंने जितने भी रिलीजियस मीटिंग होनी शुरू कर दी, उनमें पोलिश भाषा का ही प्रयोग करना शुरू कर दिया। पोलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब चर्च की सभाओं में और सभी धार्मिक निर्देशों में पोलिश भाषा का उपयोग किया गया। अब ये स्टार्ट हो गया कि पोलिश भाषा को रेजिस्टेंट मूवमेंट के रूप में पोलैंड के लोगों ने रसिया के खिलाफ शुरू कर दिया। As a result, large number of priests and bishops were sent to Serbia by Russian government। अब क्या हुआ? रूस की सरकार को लगा कि अब जो पोलैंड के चर्च में जो क्लर्जी हैं, वो पोलिश भाषा को रेजिस्टेंस के रूप में उपयोग कर रहे हैं, तो उन्होंने जितने भी क्लर्जी थे, बिशप्स थे, जितने भी उन प्रीस्ट थे, पुजारी थे, उन सभी को सर्बिया भेज दिया रशिया गवर्नमेंट ने। एज अ पनिशमेंट, उन्हें पनिशमेंट के रूप में, क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था क्या? प्रीच इन रसिया, रसिया भाषा में प्रीच करना, उपदेश देने से मना कर दिया था। अब इस पर प्रश्न क्या बने हैं? इन प्रश्नों को देख लेते हैं। 2026 में ही प्रश्न बना था लैंग्वेज पर कि एनालाइज द रोल ऑफ लैंग्वेज इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन पोलैंड ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो आपको बताना है कि किस प्रकार पोलैंड में लैंग्वेज ने 19th सेंचुरी में एक नेशनल फीलिंग को, नेशनलिज्म को जगाने में बड़ी भूमिका निभाया। तो आपको यही सारी बातें लिखनी है कि जब रसिया ने ऑक्यूपेशन किया, आफ्टर द रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वाज forced out of school and the Russian language was imposed everywhere। जब पोलैंड पर रूस ने कब्जा किया, तो पोलिश भाषा को स्कूल से बाहर कर दिया गया और रशियन भाषा को इम्पोज कर दिया गया हर जगह पर पोलैंड में। द मेंबर्स ऑफ क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। अब इसके जवाब में जितने भी पोलैंड के प्रीस्ट थे, क्लर्जी थे, इन्होंने लैंग्वेज को, पोलिश भाषा को एक रेजिस्टेंस के रूप में, एक हथियार के रूप में उपयोग करने लगे। पोलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। पोलिश भाषा को जितने भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन थे या चर्च की जितनी भी मीटिंग होती थी, उसमें पोलिश भाषा को यूज किया जाने लगा। द यूज ऑफ पोलिश लैंग्वेज केम टू बी सीन एज द सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। अब क्या हुआ? जो पोलिश लैंग्वेज का यूज था, वो इस सिंबल के रूप में देखा जाने लगा कि यह रशियन डोमिनेंस, जो रूसी प्रभाव है, उसके खिलाफ संघर्ष के रूप में पहचाना जाने लगा। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि रोमांटिसिज्म और रोल ऑफ लैंग्वेज ने किस प्रकार यूरोप में नेशनल यूनिटी को प्रभाव बढ़ाया या नेशनलिज्म की भावना को स्प्रेड किया। तो इस प्रकार से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। जल्दी ही हम द एज ऑफ रेवोल्यूशंस का अगला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आप बुक के साथ साथ नोट्स भी बनाइए और बार बार रिवाइज करते रहिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।